नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का 10 कदम के इस सेशन में। और इस 10 कदम जो प्रोग्राम है, वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है, उसको लाने का मकसद ये है कि सीजीपीएससी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, उनके सारे विषयों को इन सारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स में एक उस डायमेंशन तक लेकर के जाना जो उस प्रिपरेशन को बुस्टअप कर सकता है। तो उसी डायरेक्शन में मैं इंडियन ज्योग्राफी के इंडस्ट्रियल सेक्शन को, उद्योग वाले क्षेत्र में जो आयरन इंडस्ट्री है, भारत के भूगोल का जो सेक्शन है, उसको मैं डील करूंगा, जिसमें सारे के सारे आयरन इंडस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं या फिर जो पूछे जाएंगे, जो मोस्ट प्रोबेबल सेक्शन है, जो क्वेश्चंस हैं, वो भी आपसे बनेंगे इस लेक्चर को बनने के बाद। इसलिए अंतिम तक ध्यान से बने रहना और सारे के सारे वीडियो का पूरा फायदा उठाना है, ठीक है, विदाउट इंटरप्टिंग योर सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में। ठीक, देखिए, जो भारत के उद्योग की अगर बात करते हैं तो इसको, आयरन इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले उद्योग की कुछ बातें जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं कि उद्योग जब पढ़ा जाता है तो फिर यह पूछा जाता है कि ये उद्योग हमारे आर्थिक या अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल होता है। तो ध्यान रखना, ये द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होता है। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। कौन सा? उद्योग, ठीक है। प्राथमिक में कृषि होता है और दूसरे में क्या होता है? उद्योग होता है। दूसरा पॉइंट, जब उद्योग की बात की जाती है तो उद्योग के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला मैंने बोला कि ये सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है, सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है, ये हमने जान लिया। दूसरा मैं पॉइंट कह रहा हूं कि इंडिया में कुछ सेक्टर ऐसे हैं इंडस्ट्री के जो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा योगदान देते हैं, उनका बहुत योगदान होता है। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम कहते हैं कोर सेक्टर इंडस्ट्री, कोर सेक्टर उद्योग कहते हैं उसको। तो हमारे इंडिया में जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री है, कोर सेक्टर उद्योग है, वो क्या है? तो इस इंडस्ट्री को लाने का मतलब क्या है? ऐसी इंडस्ट्री की संख्या हमारे इंडिया में फिलहाल 8 है। कितनी है? 8। कितनी बतानी है अपने को? 8, ठीक है। और साथ साथ हमने को याद करना है, उन 8 का नाम हम याद करेंगे तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पे नाम मिलेगा उन 8 में, पहला हमको मिलता है अल्फाबेट में C3। तो सी से बनता है यहाँ पे कोल, कोयला। सी से बनता है आपका सीमेंट, सीमेंट। और सी से बनता है क्रूड ऑयल, मतलब इसे कहते हैं कच्चा तेल, राइट। तो एक कोल उद्योग, कोयला उद्योग, दूसरा सीमेंट, और तीसरा क्या बोला? क्रूड ऑयल। जहां कच्चा तेल मिलेगा वहीं पर आपको मिलता है पेट्रोलियम, या कच्चा तेल को ही हम पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोलियम। और वहीं पर आपको मिलता है नेचुरल गैस, वहीं पर हमको मिलता है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। तीसरा, जब इन दोनों को कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करते हो, लेकर के आते हो एक कच्चे माल के तौर पर, तो इसको हम रिफाइन करते हैं। इसलिए अगला इंडस्ट्री होता है दैट इज रिफाइनरी, रिफाइनरी। इसे कहते हैं हम लोग शोधन संयंत्र, संयंत्र। सबको चलाने के लिए हमको चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत। फिर हमको चाहिए होता है फर्टिलाइजर, क्योंकि भारत जैसे बड़े से कृषि प्रधान देश में फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक। और लास्ट में हमको बनता है स्टील, स्टील मिलता है मतलब इस्पात। तो यहां पर सी से कोल, कोयला, सी से सीमेंट, सीमेंट उद्योग, सी से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम। साथ में हमको क्या मिलेगा? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। उनको क्या करना है? रिफाइन करना है। शोधन संयंत्र, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, और लास्ट में क्या है? स्टील या इस्पात। तो हम उसी आयरन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, इस्पात उद्योग की बात करेंगे। तो पहले तो ये जान लिए कि कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्री होते हैं, ऐसे उद्योग होते हैं जो भारतीय उद्योग की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उन्हें कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? कोर सेक्टर इंडस्ट्री। दूसरा, इसी कोर सेक्टर उद्योग के अंतर्गत हम लोग ये भी देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन से उद्योग हैं जो कि वजन ह्रास उद्योग में शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो वजन ह्रास उद्योग है, वेट लूज इंडस्ट्री है, इस उद्योग का क्या डेफिनेशन होता है? ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि वजन ह्रास उद्योग का मतलब होता है कि जिनके वजन में कमी आती है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए एक पॉइंट अपन और ऐड कर सकते हैं कि उद्योग की स्थापना के लिए
उद्योग की स्थापना के लिए जो एसेंशियल फैक्टर हैं, एसेंशियल फैक्टर्स मतलब महत्वपूर्ण कारक, क्या क्या हो सकते हैं किसी उद्योग की स्थापना के लिए? क्या क्या हो सकता है भाई? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे हमको मिलना चाहिए मैन पावर, या पहले तो कच्चा माल इंपॉर्टेंट है, कच्चा माल होना चाहिए। कच्चा माल बोले तो क्या होता है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा, रॉ मटेरियल होगा, साथ में हमको वहां पर मिलना चाहिए रोड कनेक्टिविटी, फिर हमको मिलना चाहिए ट्रांसपोर्ट, लाने ले जाने की सुविधा, फिर मिलना चाहिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का व्यवस्था, वाटर सप्लाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीप लेबर, सस्ता श्रम बल, लैंड एरिया। तो ये वो चीजें हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अदरवाइज किसी इंडस्ट्री को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है अगर ये सब चीजें ना रहे, ठीक है। तो दीज आर द एसेंशियल फैक्टर टू एस्टैब्लिश एन इंडस्ट्री। किसी उद्योग की स्थापना के लिए सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि जो वजन ह्रास उद्योग, ये एक थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, वजन में कमी। तो देखो, वजन ह्रास उद्योग का मतलब ये होता है कि ऐसा उद्योग, एक ऐसा उद्योग जिसके वजन में अंतर आता है। वजन में क्या आता है? अंतर। वजन मतलब वेट, ह्रास मतलब कमी, अंतर मतलब कैसा? कमी वाला अंतर। मान लो कि हम बहुत बड़ा आयरन ओर लेकर के आए, लौह अयस्क लेकर के आए, और लौह अयस्क का मतलब मकसद है कि उससे हमको स्टील बनाना है। तो स्टील बनाने के लिए हम पूरे, अगर लौह अयस्क की बात करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा लौह अयस्क है जिसका मान लो वेट है 100 किलो। तो भाई 100 किलो उस पत्थर से 100 किलो स्टील नहीं बनने वाला। 100 किलो इस पत्थर से 100 किलो स्टील नहीं बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लो 20 किलो या 10 किलो स्टील बनेगा। कच्चा माल का वेट ज्यादा था, फाइनल प्रोडक्ट का वेट कम है। तो ऐसे में ऐसे उद्योग जिसमें कच्चे माल का वेट ज्यादा होता है और उससे बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट का वेट कम होता है, उसी को हम कहते हैं वजन ह्रास उद्योग। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास गन्ने की काफी ऊंची स्टिक होती है। मान लो एक गन्ने की स्टिक का वेट है मान लो 2 किलो या 1 किलो मान लेते हैं। तो भाई 1 किलो वेट वाले गन्ने से क्या 1 लीटर अपने गन्ना रस मिले? क्या नहीं मिलेगा। तो बस वही है कि ऐसा उद्योग जिसमें, मैं इसको ब्रीफ कर दे रहा हूं, कि ऐसा उद्योग जिसमें कच्चे माल का वजन ज्यादा रहता है और जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो अंतिम उत्पाद है, इसका वजन कम रहता है। मतलब कि ये जो एरो हेड है ना, ये शो कर देगा कि किसका वजन ज्यादा और किसका वजन कम कम, ठीक है। तो कच्चे माल का जो वजन है ये रहेगा ज्यादा, और अंतिम उत्पाद जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका वजन क्या रहेगा? कम। तो ऐसा उद्योग कहलाता है, क्या कहलाएगा? वजन ह्रास उद्योग कहलाता है। जैसे एग्जांपल अपन लिख सकते हैं स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, सुगर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, तो इस्पात उद्योग है, शक्कर कारखाना है। ये सब कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल देते हैं, किसके देते हैं? वजन ह्रास उद्योग के। तो इसी दिशा में हम जो टॉपिक उठा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसको हम बोलते हैं स्टील प्लांट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। तो भारत के जो प्रमुख स्टील प्लांट हैं, जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, तो स्टील प्लांट प्लांट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। स्टील प्लांट ऑफ इंडिया, इंडिया भारत के इस्पात उद्योग, राइट। तो देखना भाई, ध्यान से सुनना, इसको हम मैपिंग से ही कंक्लूड कर सकते हैं। मैप जिसका सेट है उसका ज्योग्राफी का मामला भी सेट है, इसलिए मैप को पूरी तरीके ढंग से पढ़ना। इंडिया के मैप में जितना मैं लोकेशन बताऊंगा, उन सारे के सारे स्टील प्लांट को एक अलग तरीके से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिया का मैप, एक रैंडम सा मैप हमने बनाया यहां पे।
ठीक है, तो हमको जिन जिन राज्यों से मतलब है, जिन जिन स्टेट से हमारा काम निकलने वाला है, उन सारे स्टेट्स को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे यहां से। ठीक है, देखो सबसे पहला जो स्टेट हमको मिलेगा, वो स्टेट कौन सा मिलेगा जिससे अपने को काम है, उस स्टेट का नाम पड़ता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो पहला हमको मिलता है यहां पर जो स्टेट पड़ेगा झारखंड, दूसरा स्टेट हमको मिलता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर उसके नीचे हमको मिलता है उड़ीसा, उड़ीसा, मैं स्टेट लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, फिर अपन लिख रहे हैं यहां पे आंध्र प्रदेश, एंड देन लास्ट यहां पे लिख रहे हैं तमिलनाडु, फिर यहां पे हमको मिलता है कर्नाटक, फिर बीचों बीच हमको मिलता है, क्या मिलता है अपने को, छत्तीसगढ़। ये हमारे इंडिया के प्रमुख प्रमुख स्टील प्लांट हैं। अब इन स्टील प्लांट्स को जब हम लोकेट करते हैं तो भाई हमने तो स्टेट अभी लोकेट किया, राज्य लोकेट किया, इसी इस्पात उद्योग में इसी स्टील प्लांट में जो चीज भी मैं लिखूंगा वो सारा का सारा कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, और उन क्वेश्चन को आपको बनना चाहिए पढ़ाने के बाद। तो देखो भाई, झारखंड में दो स्थान है, एक स्थान का नाम पड़ता है झारखंड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थान का नाम पड़ेगा जमशेदपुर, जमशेदपुर, और एक का नाम पड़ेगा बोकारो। पूरा खेल मैप का ही है। दूसरा, वेस्ट बंगाल में नाम मिलेंगे हमको, यहां पे पहला नाम कुल्टी, कुल्टी, दूसरा नाम मिलेगा बर्नपुर, और तीसरा नाम पड़ता है दुर्गापुर। कुल्टी, बर्नपुर और क्या रहेगा, दुर्गापुर। उड़ीसा में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे फेमस नाम है राउरकेला, साइकिल से आया वाला जो गाना सुना होगा आप सभी ने। आंध्र प्रदेश में हमको मिलता है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तमिलनाडु में नाम मिलेगा अपने को सेलम, और कर्नाटक में दो नाम है, एक का नाम है भद्रावती और दूसरा नाम पड़ता है विजयनगर। एक का नाम है भद्रावती और एक का नाम विजयनगर, और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको एक नाम पता ही है, दैट इज भिलाई। तो ये सारे के सारे स्टील प्लांट्स हमारे इंडिया के फेमस स्टील प्लांट्स हैं, और इनमें से जिनको मैं इनबॉक्स करूंगा वो तो भाई देखो ऐसा है कि वो लार्ज स्केल स्टील प्लांट में आते हैं, हमारे इंडिया के प्रमुख स्टील प्लांट में आते हैं, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होती है। वो कौन कौन से हैं देखो, जिनको मैं बॉक्स कर दे रहा हूं। सबसे पहला प्लांट होता है भिलाई, दूसरा प्लांट है आपका बोकारो, तीसरा प्लांट है बर्नपुर, दुर्गापुर, और उसी बाजू में ये राउरकेला। एक दो तीन चार पांच, ये सारे के सारे, हालांकि ये सब स्टील प्लांट है, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी वैल्यू है, सबका अपना एक प्रोडक्शन है, सबका अपना एक कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, जो सब काम करते हैं। बट इनमें से जिनको मैंने बॉक्स नहीं किया है उसमें उत्पादन की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि इन पांच में। और अभी मैं सारे के सारे प्लांट्स को कैटेगराइज करूंगा, कहने का मतलब यह है कि आप ये जान पाओगे कि स्टील प्लांट के लिए जो जो सारी चीजें आपको जाननी चाहिए एग्जाम के हिसाब से, उन सारे के सारे पॉइंट्स को मैं वन बाय वन लाइन से लिखूंगा। सबसे पहला तो ये है, अगर ये पूछा जाए इस्पात उद्योग के लिए, पहला पॉइंट ये बनता है कि इसके लिए कच्चा माल क्या होता है। तो इसके लिए कच्चा माल होता है आयरन ओर। आयरन ओर मतलब कहा जाए तो लौह अयस्क, लौह अयस्क। ठीक है, दूसरा जो है, इसी में ये देखना है अपने को कि कौन कौन से प्लांट कब कब स्थापित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये दिखा रहा हूं कि सबसे पहला जो प्लांट हमने खोला है ना, मैं लिख देता हूं, हालांकि वहां भी लोकेट हो जाएगा, कि भारत का पहला स्टील प्लांट, भारत का पहला जो स्टील प्लांट खुला भाई, ये स्टील प्लांट खुलता है 1874 में। ये खुलेगा वेस्ट बंगाल के कुल्टी में। मतलब ये समझ में आ गया कि पश्चिम बंगाल में पहला स्टील प्लांट खुला
अब हालांकि इस वाले हिस्से को मैं मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक इस बात को आप सहमत हो जाओगे कि सबसे पहला स्टील प्लांट खुल गया कहां पर खुला? कुल्टी में। मैं उसी मैप में सारे के सारे प्लांट के आगे ईयर लिखते जाऊंगा सीधा। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना ईयर कहां पर क्या लिखा जा रहा है। पहला जो हमको मिलेगा प्लांट कुल्टी का, ये ईयर है 1874। पहला बर्दपुर का जो ईयर है ये है 1918। तीसरा दुर्गापुर की बात करते हैं 1959। ठीक है, राउरकेला की बात करते हैं, ये भी मिलेगा 1959। फिर अपन चलेंगे भिलाई 1955 से लेके 1959। बोकारो 1964। वन शॉट जमशेदपुर 1907। भद्रावती 1923। 1923। सेलम 1980 1981, कहीं पर 79 लिखा होता है। और विशाखापट्टनम 1982। ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लांट्स के ईयर मैंने लोकेट कर दिए। इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको वनडे एग्जाम के तरीके से पढ़ोगे तो आपको खटाखट चीजें लोकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। स्थापना वर्ष के हिसाब से आप अरेंज करिए, किसको स्थापित किया जा रहा है, कब स्थापित किया जा रहा है, सही जोड़ी मिलाइए, स्टेट के हिसाब से वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो मैंने लिखा भद्रावती 1923। ठीक है, उसके बाद जमशेदपुर 1907, बोकारो 1964, भिलाई 1955 से 1959। ठीक है, वेस्ट बंगाल में चले तो कुल्टी में मिला 1874, बर्नपुर में 1918, दुर्गापुर में 1959, राउरकेला 1959, विशाखापट्टनम 1982 और सेलम कहां पड़ेगा 1980 81। मतलब स्टेट में लिख दिया हूं। ये तो ईयर हो गया। दूसरा एक फैक्ट पॉइंट है कि सबसे पहला स्टील प्लांट कहां पर खुला? वेस्ट बंगाल के कुल्टी में। कब खुला? 1874। ये भी एग्जाम में पूछा गया। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि जैसे सारे स्टील प्लांट को अगर और भी हमको इनरिच करना है तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये कहां पर स्थित हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है लौह अयस्क और साथ में कोयला, ये भी चाहिए होता है। साथ ही साथ इसमें लाइमस्टोन मतलब चूना, ये भी चाहिए होता है। वाटर वगैरह चाहिए होता है। एज आई टोल्ड यू ऑन प्रीवियस पेज कि भैया क्या क्या चाहिए अपने किसी उद्योग की स्थापना के लिए। तो अब उसमें भी ये देखना हमको जरूरी है कि जितने प्लांट बने हैं इंडिया में उनमें से कौन आजादी से पहले बना है और कौन आजादी के बाद बना है। ठीक है, और उसके साथ साथ कभी कभी बर्नपुर के साथ साथ 1918 के साथ साथ 1936 का ईयर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो प्लांट है ना, प्लांट का हमने ईयर तो लिख दिया। इसमें ध्यान रखना है कि स्टील प्लांट का जो कंट्रोल है, स्टील प्लांट का जो नियंत्रण है, ये नियंत्रण इसका रेगुलेशन विनियमन ये करता है एक कंपनी, उसका नाम है सेल, स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। और स्टील प्लांट सेल के अंडर जो इंटीग्रेटेड के अंतर्गत इसके अंडर जो लार्ज स्केल स्टील प्लांट रहेगा, लार्ज स्केल स्टील प्लांट जो रहेगा, ये लार्ज स्केल स्टील प्लांट की संख्या जो मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स में बनाई है वो 5। कौन कौन सा है देख लो मैप में। एक तो भिलाई, दूसरा बोकारो, तीसरा बर्नपुर, चौथा दुर्गापुर और फिर क्या है? राउरकेला। इसे बोला बॉक्स को याद रखना, वो पांचों के पांचों लार्ज स्केल स्टील प्लांट में आते हैं। और ये भी जान लेना हमारा जो भिलाई है, भिलाई जो है हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है, ये पूरे इंडिया में सेल के अंदर आने वाला सबसे बड़ा लार्ज स्केल स्टील प्लांट में शामिल है। द लार्जेस्ट
लार्ज स्केल स्टील प्लांट बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में भिलाई स्टील प्लांट का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, हालांकि उसने उतना मान सम्मान राज्य को नहीं मिला जितना भिलाई को मिला। भिलाई नो नीड ऑफ एनी फेम, भिलाई राज्य के बनने के पहले से ही है। ठीक है, तो ये भिलाई का अपना इंपॉर्टेंस है यार, बिकॉज ऑफ स्टील प्लांट वहां पर है इसलिए। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इनको बनाया किसने, किन किन देश के सहयोग से बनाया गया है, वो भी अपने को मैप से देखना है। बट उसके पहले अगर देखना चाहेंगे तो कुछ पॉइंट अपन और ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में स्विच कराते हैं। तो जब आप मैप बनाते हो तो मैप को ध्यान से बार बार बनाओगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको ये कठिन चीज बहुत सरल लगेगी। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। मैप बनाने आना चाहिए, अगर मैप क्लियर है तो फिर बहुत सारी चीजें फटाफट हो जाती हैं, वन शॉट। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं यहां पर जो कर्नाटक वाले हिस्से में जो हमने यहां पर स्टील प्लांट बनाया है। तो कर्नाटक वाले स्टील प्लांट को अगर देखें, यहां दो नाम लिया हूं, एक का नाम पड़ता है भद्रावती और दूसरे का नाम क्या बोला हूं मैं, विजयनगर। राइट, तो भद्रावती स्टील प्लांट जो है इसको मैंने लिखा 1923 में बना है। और दूसरा जो है इसकी स्थापना जो है जिन्होंने किया उनका नाम था विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। तो ये एम मतलब क्या, मोक्ष गुंडम, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। तो इन्होंने भारत के इस स्टील प्लांट को बनाया। इसीलिए भद्रावती को लेकर के पहले ध्यान रखना है कि इसका जो पुराना नाम था, है ना, पुराना नाम जो था इसका नाम था मैसूर आयरन वर्क्स। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि भारत के पहले स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं जो कि क्या नाम है इसका, कुल्टी में है, इसका नाम था पहले बराकर आयरन वर्क्स। ठीक है, तो वैसे ही इसका नाम था मैसूर। मैसूर बेसिकली कर्नाटक का पुराना नाम ही है, स्टेट ऑफ मैसूर। तो पुराना नाम था मैसूर आयरन वर्क्स। और इसी भद्रावती के इस स्टील प्लांट का नया नाम, जो नया नाम आया, इसका जो न्यू नेम आता है वो क्या आता है, वो आता है VISL। बी से बोले तो विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। तो ये जो नामकरण हुआ है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, ठीक है, ये नाम हुआ है 1976 में। और ये भद्रावती सेल के अंडर कब आया है, सेल के अधीन कब आया है, अगर ये देखा जाए तो ये सेल के अधीन आता है 1989 में। मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1923। तब पहले नाम क्या था, मैसूर आयरन वर्क्स। नाम बदला है, क्या बना है, VISL। वी से क्या नाम है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। और ये कब बना है, 1976। और सेल के अंडर कब आता है, 1989। दैट्स ऑल अबाउट द भद्रावती स्टील प्लांट व्हिच इज लोकेटेड इन द कर्नाटक, इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे में ये इसका एक इंफॉर्मेशन हुआ। दूसरा हम लोग आते हैं विजयनगर। विजयनगर केवल एक स्टील प्लांट है बस, उसके ऊपर हमको कुछ नहीं जानना है। इसको जिंदल स्टील वर्क्स, मतलब ये प्राइवेट वेंचर में काम कर रहा है, दैट नॉट कम्स अंडर दी सेल। ठीक, तो अब दूसरा हम लोग देखते हैं यहां पे, उसका नाम पड़ता है आपका तमिलनाडु। चले तो तमिलनाडु में हमको नाम मिलता है सेलम। सेलम, सेलम स्टील प्लांट। तो सेलम स्टील प्लांट की खास बात यह है, तो मैंने उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर तो लिख दिया है। सेलम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको जो आयरन ओर जहां से मिलता है, मैं बोला ना लोह अयस्क तो चाहिए भाई, ये इसको मिलता है कहां से, ये मिलता है, एक पहाड़ी है उसका नाम है शेवराय, शेवराय की पहाड़ी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेलम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है तो शेवराय की पहाड़ी अपने आप में क्वेश्चन है, जिसका लोकेशन कहां पड़ेगा आपको, तमिलनाडु। और आते हैं देखो, तमिलनाडु बाद आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में मैंने बोला लोकेशन का नाम क्या है भैया, विशाखापट्टनम। ठीक है, मैं पहले छुटपुट छुटपुट को लिख देता हूं और फिर आप इसमें ऐड कर लेना है।
जो बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं। तो विशाखापट्टनम का नाम है रीनल। क्या नाम पड़ेगा? रीनल। रीनल मतलब आर से बनता है राष्ट्रीय, आई से बनेगा इस्पात, एन से बनता है निगम, निगम, और एल से बनता है लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये कहां पर है? क्या बोलोगे? विशाखापट्टनम। ठीक है, ये हुआ हमारे पास, विशाखापट्टनम में है। और ये भारत का पहला समुद्र के किनारे है, तो सामुद्रिक स्टील प्लांट। ठीक है, ऊपर पड़ता है उड़ीसा, नाम है इसका राउरकेला। तो राउरकेला जो है ये बनता है जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, और मैं बता चुका हूं कब बना है, 1959 में। ठीक है, साथ में अगर ये देखना चाहोगे कि इसमें से जब हम इसको बांटेंगे अभी और थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे, जर्मनी के सहयोग से बना है। बाकी वेस्ट बंगाल में दो नाम है, एक तो स्थापना हुआ पहला, वो तो ठीक है। तो दो मेन नाम है, एक का नाम है बर्नपुर और एक का नाम है दुर्गापुर। बर्नपुर वाले का नाम पड़ता है इसको, आई से बनता है इंडियन, आई से बनता है आयरन, एस से बनता है स्टील और सी से बनता है कॉरपोरेशन। बाकी दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जिस देश के सहयोग से बनते हैं उस देश का नाम है ब्रिटेन। दोनों के दोनों जिस देश के सहयोग से बने, वेस्ट बंगाल में दोनों किस देश के सहयोग से बनते हैं? आपका ब्रिटेन। तो भाई एक तो आजादी से पहले है, ये 1918 वाला आजादी से पहले, और ये आजादी के बाद। फिर हम चलते हैं झारखंड। तो झारखंड में ध्यान देना है कि झारखंड में दो चीजें हैं, एक तो हमको मिलता है जमशेदपुर, जमशेदपुर, और दूसरा कहलाता है बोकारो। तो जमशेदपुर को छोड़ो, बोकारो को पकड़ते हैं। बोकारो जिस देश के सहयोग से बनता है उसे कहते हैं यूएसएसआर, या अगर ऑप्शन में ना दिखे तो बताना है रशिया। और वैसे ही जो हमारा भिलाई है, भिलाई छत्तीसगढ़, ये भी यूएसएसआर के सहयोग से ही बनता है। मतलब जो बड़े बड़े स्टील प्लांट है वो किनके सहयोग से बन रहे हैं अगर ये पूछा जाए, तो भिलाई और बोकारो बनता है किसके? यूएसएसआर या फिर रशिया। ठीक है, वेस्ट बंगाल का बर्नपुर और दुर्गापुर बनता है किनके सहयोग से? ब्रिटेन। राउरकेला बनता है किनके सहयोग से? जर्मनी। ठीक है, तो ये बड़े बड़े स्टील प्लांट की कहानी। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर जो झारखंड में हम लोग देख रहे हैं, जमशेदपुर की स्थापना हमने की है कब? 1907 में, 1907। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जमशेदपुर में जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है टिस्को। टी से बनता है टाटा, अब टाटा लग गया तो गवर्नमेंट तो है नहीं। आई से बनता है आयरन, एस से बनता है स्टील और सी से बनता है कारपोरेशन। टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन अब गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट है। तो ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर का जो टिस्को है, ये टिस्को पहले तो ध्यान रखना कहां है, तो ये एक रेखा नदी है, उसका नाम है स्वर्ण रेखा, और खरकई नदी के संगम पर है। स्वर्ण रेखा और क्या बोलेंगे? खरकई नदी के कहां पर है? संगम पर है। स्वर्ण रेखा और क्या बोलेंगे? खरकई। झारखंड लोकेशन है, और झारखंड में जगह का नाम क्या है? जमशेदपुर। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई है, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट। तो प्राइवेट फील्ड का सबसे बड़ा, प्राइवेट सबसे बड़ा है ना, प्राइवेट फील्ड का, प्राइवेट क्षेत्र का लार्जेस्ट स्टील प्लांट। सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चन। ठीक, अब अगर मान लो ये देखना हो, जैसे देखो भाई, ये मैंने बोला ना यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया, वो उसका नाम है, बाकी उसको रूस लेना, अभी वही चल रहा है नाम। अगर बांटना हो तो हम बांट सकते हैं अवस्थिति के आधार पर स्टील प्लांट का वर्गीकरण। तो मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं दो तरीके से। पहला है अवस्थिति के आधार पर, मतलब कहां पर स्थित है, आधार पर
और दूसरा कि ये कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना के आधार पर, योजना के आधार पर। देखो हमारे इंडिया में पहले पंचवर्षीय योजना चलाया गया योजना आयोग के द्वारा, प्लानिंग कमीशन आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो पंचवर्षीय योजना में सीधे हम आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन बनता है। तो भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको मैं दिखा देता हूं कौन सा बनेगा, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन बनता है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू होती है 1956 से 1961, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है ये होती है 1966 से लेकर के 1961 से लेकर के 1966। अब मैच कर दो, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि देखो जो भिलाई स्टील प्लांट है 56 से 61 बोला हूं, तो 56 से 61 में भिलाई भी आता है, 56 से 61 में राउरकेला भी आता है, 56 से 61 में कौन आता है, दुर्गापुर। ये तीनों के तीनों प्लांट एक साथ इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में आते हैं। पहला आएगा भिलाई, दूसरा आता है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, और तीसरा बनता है राउरकेला। साथ ही साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना मतलब 1961 से 1966, आराम से देख सकते हो आप, इसका स्थापना है 1964, जो कि 1961 से 1966 के बीच में आ रहा है। मतलब ये आपको मिलता है यहां पर बोकारो स्टील प्लांट। तो ये कैटेगराइजेशन पूछा गया प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। तो सिंगल प्लांट है, कौन सा बोलेगा आपका, बोकारो स्टील प्लांट। जो बताना है आपको ये किन देश के सहयोग से बनता है, तो क्या बताएंगे इसमें, जर्मन इससे बनता है यूएसएसआर। भिलाई भी किससे बनेगा, यूएसएसआर। दुर्गापुर भी ब्रिटेन, राउरकेला भी जर्मनी, बस। और 1918 1936 का जो इसको है वो तो भाई देखो आजादी के पहले ही बन चुका है। अवस्थिति के आधार पर क्वेश्चन ये आया है कि देखो मैंने बोला कि कोई कोई प्लांट ये लौह क्षेत्र में स्थित है, लौह क्षेत्र में स्थित, अवस्थिति मतलब लोकेशन के बेसिस पर स्थित। दूसरा है कोल क्षेत्र में स्थित, और तीसरा है आदर्श क्षेत्र में स्थित। तीसरा क्या मिलेगा अपने को, आदर्श क्षेत्र में स्थित। मतलब जो लोहा और कोयला के बीच में होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आदर्श क्षेत्र। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और एक नहीं दो दो बार पूछा गया है। मैं बार बार कह रहा हूं जो पढ़ा रहा हूं वो सारा का सारा एग्जाम का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो कोयला क्षेत्र में स्थित कौन कौन सा प्लांट है उसको, अब इसको तीन भाग में डिवाइड करना है, ठीक है मान रहा हूं, बट एक चुटकी में आप इसको कर सकते हो कैसे, लोहा क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, और तीसरा क्या होगा, आदर्श क्षेत्र। तो भैया देखो जो कोयला क्षेत्र है ना, जो कोयला क्षेत्र का स्टील प्लांट हमको मिलता है वो कौन सा मिलेगा। जब भी कोयला क्षेत्र की बात होती है तो हम एक नदी का नाम लेते हैं, कोयले से भरी पड़ी है नदी, उसका नाम है दामोदर। और दामोदर नदी की बात करते हैं तो दामोदर जहां से निकलता है उस स्टेट का नाम है झारखंड, और झारखंड से निकल करके जहां जाती है उसका नाम है, क्या नाम है इसका, वेस्ट बंगाल तरफ। मतलब कि ये समझ जाओ कि दामोदर जहां जहां जाएगी वहां के स्टील प्लांट कोयले वाले क्षेत्र के आसपास होंगे। एम आई राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। तो झारखंड से निकलने वाला जो ये बोकारो है, एक झारखंड में बोकारो है ना जी, बोकारो, और साथ में आपका बर्नपुर और दुर्गापुर, ये तीनों के तीनों कोयले वाले क्षेत्र के आसपास होंगे। कौन कौन सा, एक तो मैंने बोला बोकारो, दूसरा कौन सा बर्नपुर, और तीसरा कौन सा दुर्गापुर। तो इन सबको लिस्टिंग कर दो यहां पे, तीनों का नाम हमको याद होना चाहिए। एक मैंने बोला बोकारो, साथ में लेके चलना है इसको। दूसरा मैंने बोला बर्नपुर, और तीसरा क्या बोल रहा हूं मैं, दुर्गापुर। खत्म। आदर्श क्षेत्र का प्राइवेट स्टील प्लांट, माने आदर्श क्षेत्र में जो स्टील प्लांट है बहुत बड़ा है, उसका नाम प्राइवेट में टिस्को है। तो टिस्को जो है ना, टिस्को जो टिस्को हमको मिल रहा है वो स्टील प्लांट आपको यहां पर मिलता है आदर्श क्षेत्र में, ये टिस्को। जमशेदपुर में टिस्को है टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पर, और प्राइवेट फील्ड का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। और जमशेदपुर को बोलते हैं इसलिए भारत का पिट्सबर्ग। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, भारत का पिट्सबर्ग बोलते हैं। तो ऐसे में अगर आदर्श क्षेत्र में देखना चाहोगे तो वो आदर्श क्षेत्र में स्टील प्लांट एक ही है, उसका नाम पड़ता है जमशेदपुर का टिस्को। टिस्को। बाकी जो प्लांट बचा है
जो प्लांट बच रहा है, 2 ठो याद कर लो, तीसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। वो प्लांट कौन कौन सा रहेगा? सबसे पहले भिलाई लिख लो, राउरकेला लिख लो, जो छूटा इसमें आएगा। मैं बार बार कहता हूं सब चीजें याद नहीं की जाती है, कुछ चीजों को छोड़ा भी जाता है, बट पूरा नहीं छोड़ना है। कुछ चीजों को कॉन्क्रीटली याद करके दूसरे को छोड़ देना है। तो भिलाई है, राउरकेला है, भद्रावती है, विजयनगर है, सेलम है, विजयनगर, सेलम, ये सब स्टील प्लांट आपको एटसेट्रा जो बच रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है वो कौन सा है वो देखो। मतलब कि स्टील प्लांट्स को स्टील प्लांट का उत्तर से दक्षिण में क्रम। तो अगर स्टेट का लोकेशन नहीं पता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीजों को याद कर लें। और सेम ऐसा ही है, स्टील प्लांट का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम जो हम लोग लोकेट किए हैं, वो क्रम आपको एग्जाम में पूछा है। ये पूछा है अभी 2025 में या 2024 के किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, जो उत्तर से दक्षिण अगर आप आते हैं, तो प्लांट वही रहेगा जो हमने अभी लोकेट किए हैं, उसको मैप में फिर से लोकेट कर लेते हैं। ये क्रम याद किए रहना, ठीक है। तो जो पहला प्लांट मिलता है हमको, ठीक है, दक्षिण से हम चल रहे हैं उत्तर, या उत्तर से आप दक्षिण, मैं क्रम बना देता हूं। पहला हमको मिलेगा भिलाई, पहला, ये याद करना है साथ में। पहला क्या मिलेगा अपने को? भिलाई। दूसरा मिलता है अपने को राउरकेला, ठीक है, ये क्या है? भिलाई। दूसरा क्या है? राउरकेला, ठीक है। भिलाई के बाद चले राउरकेला, उसके बाद हमको मिलता है जमशेदपुर, जमशेदपुर तीसरा। पहले अपन चले भिलाई, फिर कहां चले? राउरकेला, फिर कहां चले? जमशेदपुर, फिर अपन चले दुर्गापुर, फिर चले दुर्गापुर, दुर्गापुर, फिर चले बर्नपुर, और फिर पड़े बोकारो। ये सब क्रम है भाई। सबसे पहले भिलाई मिला, ठीक है, छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, जमशेदपुर झारखंड, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बर्नपुर वेस्ट बंगाल, और क्या रहेगा? बोकारो। ये दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है। ये हमने देशांतरीय अक्षांश रेखाओं के आधार पर इसको सेट किया है। मतलब कि पहले भिलाई, फिर राउरकेला, फिर जमशेदपुर, फिर दुर्गापुर, बर्नपुर, और फिर क्या मिलेगा अपने को? बोकारो। ये आप चाहो तो ये भिलाई तो हमारा पहला ही है, देन RJD और डबल बी। तो ये मैं कोड लिखता हूं, बी से भिलाई, आर से राउरकेला, जे से जमशेदपुर, डी से दुर्गापुर, उसके बाद फिर बर्नपुर, फिर क्या है? बोकारो। एक पार्टी का नाम है, उसका नाम RJD। तो आप ऐसा बना सकते हो, ऊपर भी, नीचे भी, और बीच में क्या रहेगा? RJD। ये है। अब चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर चलें तो पश्चिम से पूर्व की ओर आप चलोगे तो इसका भी एक कोड बनता है। मैप वही रहेगा, लोकेशन सेट हो चुका है, सारा मामला सेट है, बस दिमाग को जितना ज्यादा हो सके आप उसको एक्सट्रीम बेसिस पर यूज करो। तो इसमें देखो, सिंपल इसका कोड बनता है। आप इसके हटा करके सीधा लिख सकते हो बी, बी और बी, ठीक है। तो एक बी से बनता है हमारा भिलाई। इसको मैं पश्चिम से पूर्व अरेंज कर रहा हूं, यहां लिखा है पश्चिम से, कहां लिखे अपन? पूर्व। तो पहला जो प्लांट हमको मिलेगा वो हमको मिलता है भिलाई, ठीक है, भिलाई मिलेगा अपने को, भिलाई। तो 3B के बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यही पार्टी का नाम है RJ और D। डी से दुर्गापुर, जैसे जमशेदपुर, और आर से क्या रहेगा? राउरकेला। तो भिलाई है, देन क्या मिलेगा? राउरकेला। फिर ये भी देखो, ये भिलाई है, ये हमको मिलता है बोकारो, और फिर क्या मिलता है अपने को? बर्नपुर। तो ये क्रम है, इसको आप चाहो तो यहां लोकेट कर सकते हो। बाकी ये भिलाई,
ये अभी तक हालांकि ये पश्चिम पूर्व नहीं आया है, अगली बार हो सकता है इसी के चांस लग जाए। राउरकेला, राउरकेला, फिर बी से बोकारो, जे से जमशेदपुर, फिर बी से बर्नपुर और डी से क्या है, दुर्गापुर। ये फटाफट चीजों को याद करना है, इसको जैसे सेट करवा रहा हूं वैसे याद करना, बी 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 देन आरजेडी, ठीक है। तो ये यहां पे आपको मिल गया सीक्वेंस, और इतने ही सारी चीजों को आपको याद करना है। उसके बाद ये जो एक 10 कदम वाला सीरीज है, उसको सारे के सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने टॉप ऑफ द सब्जेक्ट्स पे जो बुलेट्स शेयर किए हैं, वो सारे के सारे बुलेट्स आपको याद होने चाहिए। और इसी में जो एजेंडा है, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स ध्यान रखना है, इसमें जो टेस्ट सीरीज है इसका आगाज 1 नवंबर से शुरू होगा, और साथ में नंबर ऑफ टेस्ट 30 है। जरूर इसका हिस्सा बने, इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, बिकॉज उसके बिना तो चीजें पॉसिबल नहीं है। चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ आए, चाहे क्वेश्चन कितना बिजी आए, चाहे कट ऑफ हाई डाउन जो भी जाए, बिना प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट, बिना टेस्ट सीरीज के आप उसके गो थ्रू नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस अलग है, ये आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देगा। यू कैन इवेल्युएट, यू कैन जज योर प्रिपरेशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल आंसर दिए जाएंगे, उस मॉडल आंसर के साथ जो देखोगे ना, अपनी तैयारी चेक कैसे करोगे। तो ये नंबर ऑफ टेस्ट 30 हैं, और 30 प्रश्न दैट इज इनफ। और उसका शेड्यूलिंग कुछ आपको ऐसा मिलेगा, जो यहां पर देखने को आपको मिलेगा। शेड्यूल की शेड्यूल है कैसा, तो शेड्यूल इज लाइक दिस कि स्टार्ट होगा 1 तारीख से, और उसके बाद धीरे 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 ये एंड होगा आपका 22 जनवरी के आसपास, ठीक है। तो इसको सिस्टमेटिकली इसको अरेंज किया गया है छत्तीसगढ़ के भूगोल से। उसके 2 सेक्शन है, दैट इज वेरी वास्ट सेक्शन ऑफ इंडियन छत्तीसगढ़ सेक्शन। देन हिस्ट्री में आएंगे, हिस्ट्री में आएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा है, एंड बी द पार्ट ऑफ दिस। और अपनी तैयारी को बेहतर करें, एंड बी श्योर फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज बिना प्रिपरेशन को एकदम हल्के हाथों से करना, ये किसी गुनाह से कम भी नहीं है। मान रहे हैं, ठीक है। चीजें अप एंड डाउन होती हैं, बट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, दैट इज वेरी रिक्वायर, ठीक है। तो इस 10 कदम में सारे टीचर्स ने अपना बेस्ट इनपुट दिया है, वो भी आपके लिए, ताकि आप उससे अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे सकें, जो 2026 में ऑर्गेनाइज होने वाले प्रीलिम्स एज वेल मेंस जो 2025 का है, उसमें अपनी सफलता को बेहतर करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। और ये हमारी तरफ से एक योगदान आप सभी बच्चों के लिए इस यूट्यूब चैनल में। चलिए, तो थैंक यू सो मच, एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अच्छे से मनाइए, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी, ठीक है। मिलते हैं दोबारा फिर से, थैंक यू सो मच।